आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन से भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा डिफाइन ऑफ़र, ठीक है, या डिफाइन प्रपोजल। ऑफ़र और प्रपोजल दोनों सेम ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अराइज कैसे होता है, तो सबसे पहले कोई ऑफ़र देगा, ठीक है, कोई ऑफ़र देगा। ऑफ़र को ही प्रपोजल भी कहा जाता है, ठीक है, प्रपोजल, ठीक है। जो ऑफ़र, कोई ऑफ़र देगा, ऑफ़र को मिलते ही जिसको भी ऑफ़र मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसकी मर्जी। जैसे मान के चलो मुझे कोई पेन बेचना है, ठीक है, अब पेन बेचना है मुझे पेन बेचना है, तो मैंने ऑफ़र किया आरती को, ठीक है, कि ये मैं पेन बेच रहा हूँ, आपको लेना है क्या, ठीक है। तो मैंने आरती को क्या दिया, पेन बेचने का ऑफ़र दिया या पेन बेचने का प्रपोजल दिया, ठीक है। अभी देखो, अगर मुझे ये पेन नहीं बेचना है, अगर मन मेरा करेगा कि मुझे नहीं बेचना है, तो जब तक आरती मुझे बोलेगी कि मुझे खरीदना है, उससे पहले मैं बोल दूंगा कि नहीं बेचना है, तो मैं रिवोक कर सकता हूँ, ठीक है। याद रखना हमेशा कि आप कब तक अपने जो प्रपोजल है, जो आपका ऑफर है, आप कब तक उसको रिवोक कर सकते हो, यह आपसे पूछा जाएगा। तो सामने वाला जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करता ना, तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो, ठीक है। मैं मतलब मुझे जैसे पेन बेचना है, तो अगर मुझे नहीं बेचना है ना, तो जब तक आरती बोलेगी मुझे कि मुझे ये खरीदना है, उससे पहले मैं बोल दूंगा कि मुझे अब नहीं बेचना, ठीक है, तो मैं रिवोक कर सकता हूँ। अगर आरती ने बोल दिया कि मुझे खरीदना है, तब फिर मैं रिवोक नहीं कर सकता, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीधा बोलता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑफर होगा, ठीक है। ऑफर का मतलब प्रपोजल, कि मुझे ये बेचना है या आपको ये खरीदना है क्या, ऐसा। तो कुछ भी आप दे रहे हो तो ऑफर या प्रपोजल। जो सामने ये पूछा जाएगा आपसे 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन ऑफर, डिफाइन एक्सेप्टेंस, डिफाइन कंसिडरेशन, डिफाइन एग्रीमेंट, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये सब बेसिक पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑफर क्या होता है, ठीक है। ऑफर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब कोई भी बंदा ऑफर देगा, ऑफर का मतलब होता है प्रपोजल, जो एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को देता है विलिंगली, ठीक है, अपने मर्जी से। मुझे कुछ बेचना है तो मैं अपने मन से बोलूंगा ना कि मुझे ये बेचना है। तो कोई बंदा किसी दूसरे पार्टी को विलिंगली कोई प्रपोजल देता है तो उसको बोला जाता है ऑफर, ठीक है। अब सामने वाले के पास क्या ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। या तो आरती को पेन लेना होगा या बोलेगी मेरे पास पहले से ही 2 पेन है, मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो अगर नहीं चाहिए तब तो कोई बात ही नहीं, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर आएगा ही नहीं, राइट। अगर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे ये पेन चाहिए, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस दी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही उनका एक्सेप्टेंस मुझे मिला, वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रॉमिस जो हो गया, प्रॉमिस उसने कर दिया कि मुझे ये लेना है। अब लेने के लिए अगर मैं पेन दूंगा तो वो मुझे कुछ देंगी ना बदले में, कंसिडरेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। जब आप किसी को कुछ ऑफर या प्रपोजल देते हो, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो बन जाता है प्रॉमिस, कि अब वो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब वो प्रॉमिस के बाद कुछ आपको उसके बदले में देगा। जैसे मैं पेन बेचूंगा तो आरती मुझे पैसा देगी पेन का, ठीक है। अगर 10 का पेन है तो वो बोलेगी ये 10 रुपए लो आप, राइट। तो वो जो मुझे 10 रुपए देगी वो उसको बोला जाएगा कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन हो गया। अब ये प्रॉमिस और ये जो कंसिडरेशन हुआ, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। इसी को एग्रीमेंट कहा जाता है। जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलते हैं साथ में तो उसको बोला जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। अब यही एग्रीमेंट अगर लॉफुली ये लॉ के द्वारा अगर इन्फोर्स कर दिया जाएगा इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोई भी एग्रीमेंट है अगर उसमें आप इन्फोर्सिएबल बाय लॉ अगर जोड़ दो तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी देखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ एसेंशियल होते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एसेंशियल क्या है, पहला
बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड कॉम्पिटेंट पार्टी। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है तो उसमें जो पार्टी हैं उनके फ्री कंसेंट होने चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि भाई बाय कोअर्जन ना हो, या बाय थ्रेट ना हो, या बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, ये सब आता है आपका फ्री कंसेंट के अंदर। ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरा, पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि भाई एक पार्टी ऐसा ना हो कि बच्चा हो और एक पार्टी यंग हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब है कि भाई वो 18 साल के ऊपर का हो, बराबर, मेजोरिटी में हो। इसके बाद वो साउंड माइंड होना चाहिए। कॉम्पिटेंट के अंदर ये भी आता है ना साउंड माइंड। अगर वो पागल होगा तो कैसे कर सकते हो आप कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ, राइट। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसके बाद जो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल कंसिडरेशन के साथ बनना चाहिए। ठीक है, लॉफुल जो आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉ के नज़र में सही होना चाहिए। इसके बाद अगला है लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बना है। ठीक है, कानून में वो ऑब्जेक्ट जो है आपका लॉफुल माना जाता है। जैसे मान के चलो मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि मुझे 100 कारतूस चाहिए और 100 AK-47 चाहिए अपने इंडिया के लिए। ठीक है, किसी फॉरेन मुल्क से, तो ये तो गलत है ना। अपने इंडिया में आप क्यों मंगाने वाले हो 100 AK-47? आप आर्मी में हो, आप देश के प्रधानमंत्री के साथ रहते हो, या आप रक्षा मंत्री में हो? नहीं ना। तो आप अगर कुछ ऐसा करते हो, 100 राइफल मंगाते हो या ड्रग्स मंगाते हो या 20 लड़की 25 लड़की कहीं से इंपोर्ट करते हो, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है आपका जो लॉफुल नहीं है, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो पर्पज है, ठीक है, वो एकदम लॉफुल होना चाहिए। इसके बाद जो है नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से वॉइड डिक्लेयर ना हो, ठीक है, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? तो सेक्शन 10 के इसमें लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेक्शन 10 में बताया गया है। अभी देखो अब डेफिनेशन क्लॉज में कुछ क्लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है डिफाइन किया हुआ ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर को सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। वो बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person either to such act or abstinence, he is said to make a proposal। इसका मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरा है एक्सेप्टेंस, ये भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, कि कोई भी बंदा अगर कोई प्रपोजल ये एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रॉमिस। जब कोई बंदा प्रपोजल एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रॉमिसर और प्रोमिसी। तो जो प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रॉमिसर। और जो प्रॉमिस देता है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो प्रपोजल देता है वो प्रोमिसर होता है, करेक्ट। और जो एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसी होता है, बराबर। इसके बाद अगला दिया हुआ है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मैंने अभी बता दिया था। इसके बाद है एग्रीमेंट। क्या होता है? तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इन शॉर्ट एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऐसा सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। इसके बाद अगला है कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी एग्रीमेंट या एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने बता दिया था। वर्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, वो लॉ के अंदर इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता, तो वो वर्ड एग्रीमेंट होगा। अगला है वॉइडेबल एग्रीमेंट। ये भी सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट if it is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, that is the aggrieved party, and it is not enforceable by law at the option of the other or others। ठीक है, voidable का मतलब होता है कि
दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी जो है उस एग्रीमेंट को वॉइड कर सकता है, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब होता है बीच का, न वो अभी तक वैलिड है न वो वॉइड है। अगर एक पार्टी चाहे तो वैलिड कर सकता है, नहीं तो वॉइडेबल ही रहेगा, ठीक है। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू इन्फोर्सिएबल। तो ये कुछ डेफिनेशन थे जिसके बारे में मैं सोचा था बता दूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर। ये दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये बता रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला है सेक्शन के आधार पर डिफरेंस, कि सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को और एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में, ठीक है। ये सबसे पहला है। दूसरा डिस्टिंक्शन है डेफिनेशन के आधार पर। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। जबकि एग्रीमेंट में क्या होता है, कोई भी प्रॉमिस है और उसमें आपने कंसिडरेशन दे दिया, ठीक है, या एक्सेप्टेंस मिल गया आपका, तो उसको बोला जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। और एक ये जो प्रॉमिस है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है कभी भी, ठीक है। हर प्रॉमिस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता, ऐसा दिया हुआ है इसमें। इसके बाद है इन्फोर्सिएबिलिटी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिएबल होता है, जबकि एग्रीमेंट में जो वो होता है ना प्रॉमिस, वो हर बार इन्फोर्सिएबल नहीं होता। दूसरा है आपका इसमें इंटर रिलेशनशिप, दोनों में इंटर रिलेशनशिप के बारे में है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट, ये जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर एग्रीमेंट इंक्लूड होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट में या एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं होता। ये भी डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है वैलिडिटी। ओनली लीगल एग्रीमेंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लीगल एग्रीमेंट होगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जबकि एग्रीमेंट में एन एग्रीमेंट में बी बोथ लीगल और इलीगल, एग्रीमेंट जो है लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, ठीक है। अभी ऑब्लिगेशन, एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीगल ऑब्लिगेशन और इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी एग्रीमेंट टू हैव लीगल ऑब्लिगेशन। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो लीगल ऑब्लिगेशन के साथ बनते हैं, जबकि हर एग्रीमेंट जो है लीगल ऑब्लिगेशन रखे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा पीडीएफ रिफर कर रहे हो अभी? ये मेरे पास छोटा सा पहले से ही था, तो इसमें बस ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक दिया है, तो ये मैं सोचा कि पहले एक बार बता दूं, इसके बाद हम लोग आरती वाले पे आएंगे, ठीक है। ये भेज दूंगा मैं बाद में, ठीक है। अभी ये करके मैं भेज देता हूँ। इसमें छोटा मोटा है लेकिन बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो मैं बोला एक बार बता दूं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये अभी है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बता रहा है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन के आधार पर जो है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 5 तरीके का होता है। पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, चौथा होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा होता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के आधार पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 तरीके का होता है। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चौथा अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट और पांचवा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के आधार पर 3 तरीके का होता है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट। पहला होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है पार्टली एग्जीक्यूटेड और तीसरा होता है, नहीं 2 ही टाइप का दिया हुआ है, गलत डाल दिया इसमें। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और तीसरा है, चौथा है अगला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के आधार पर भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये तो हो गया इसका, इसके बाद इसको डिफाइन कर दूं क्या, जो भी बताया मैंने कॉन्ट्रैक्ट का? तो सर पता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर सवाल जवाब में। तो ये हो गया था, ऑफर वगैरह सब बता दिया मैंने। हाँ यही है, मेजर यही सब है, ठीक है। आगे आते हैं, आरती के जो पीडीएफ भेजा था आरती ने, वो खोलते हैं हम लोग अब। चलिए, इनका पहला सवाल है आपका, शॉर्ट नोट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के बारे में पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल पूछा है ऑफर, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको ऑफर क्या होता है। ऑफर एक प्रपोजल होता है, ठीक है, जो एक पार्टी विलिंगली किसी दूसरे पार्टी को देता है, ठीक है, कि ऐसा कुछ मुझे बेचना है या कुछ ऐसा प्रपोजल आपको दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो वो होता है ऑफर। दूसरा है आपका इसमें एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है वो जो सामने वाले ने ऑफर दिया था आपको या जो प्रपोजल दिया था, ठीक है, उसको जो बंदा एक्सेप्ट करके एंटर करता है उसके एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। आपसे पूछा जाएगा प्रॉमिस का डेफिनेशन, तो आप ये लिख सकते हो कि जब एक पार्टी या जब कोई भी पार्टी ऑफर देती है, ऑफर या प्रपोजल देता है और सामने वाला पार्टी उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। अभी अगला है रिवोकेशन, ठीक है। रिवोकेशन मैंने बता दिया था, अभी फिर से बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति जो है कोई ऑफर देता है किसी को, ठीक है, और किसी ने उसको एक्सेप्टेंस ना दिया हो, ठीक है, और वो एक्सेप्टेंस से पहले ही अपने प्रपोजल को वापस ले लेता है, ऑफर को वापस ले लेता है, तो उसको बोला जाता है कि उसने अपने ऑफर को क्या किया है, रिवोक कर दिया है, ठीक है, अपने ऑफर को वो वापस ले लिया है। कब कब आप अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते, ठीक है, तो आप अपने ऑफर को तब तक वापस नहीं ले सकते तब वापस नहीं ले सकते जब सामने वाला आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हो, ठीक है। आप अपने ऑफर को तभी वापस ले सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो जब तक उसको जो है किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिवोकेशन। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है तो उसको क्या करोगे, आप टर्मिनेट कर दोगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो आप कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो या टर्मिनेट कर सकते हो, इसके बारे में नीचे ये जो येलो लाइन है वो बताया है, मेन पॉइंट, ठीक है। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, उसके जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थे आपके ऊपर उसको ख़त्म कर देना, ठीक है, तो वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगा फिर। तो आप कैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो? तो सबसे पहला है बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। बाय परफॉर्मेंस भी आप अपने, जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक जो है अपनी ड्यूटी फुलफिल करता है तो उसके बाद वो ख़त्म हो सकता है। जैसे मान के चलो मैंने और आरती ने किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई बिजनेस में एंटर किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम दोनों का जो पर्पस था या हम दोनों का जो वो लिमिटेशन था, पीरियड था, वो ख़त्म हो गया है, तो बाय परफॉर्मेंस वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहला है बाय परफॉर्मेंस। दूसरा है बाय एग्रीमेंट, ठीक है। बाय एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करके अपने कॉन्ट्रैक्ट में अंदर कुछ ऐसे मॉडिफाई करके या कुछ क्लॉज डाल के खुद से ही ख़त्म करना चाहे तो वो आपस में ही ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को। अगला है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप जो है जिस कॉन्ट्रैक्ट में हो
वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया है जिसके कारण, जैसे मान के चलो कोई पार्टी था वो मर गया, 2 पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट था, एक पार्टी मर गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, जो बंदा था वही मर गया। या मान के चलो जी, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो मैंने एक हॉल बुक किया कि मेरी शादी है करके, ठीक है, और मैंने हॉल बुक किया और पता चला जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की गुजर गई सपोज। तो अब क्या करूँगा, जो सब्जेक्ट मैटर था जिससे मुझे शादी करना था, जिसके लिए मैंने हॉल बुक किया था, वो लड़की ही नहीं रही, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब कैसे होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। मान के चलो कोई सिंगर है, उसने हॉल बुक किया और हॉल में आग लग गया और हॉल पूरा जल गया, क्या होगा, ये अनफोर्सिन इवेंट हो गया, ठीक है, किसी को पता थोड़ी था कि हॉल में आग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये होता है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ऐसी परिस्थितियों में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हो, ठीक है। अगला है बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आपने बनाया है तो उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, ठीक है। जब वो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है वो टाइम, तब फिर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होता, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगला है बाय ब्रीच, 2 पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट था या बहुत सारे पार्टी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर उसके अंदर जो पार्टीज हैं वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स कंडीशन थे उसको फुलफिल नहीं करता है, उसको ब्रीच करता है, तो ये भी एक जो है ऑप्शन होता है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो, डिस्चार्ज कर दो, ठीक है। इसके बाद है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा जो भी नियम बने होंगे उसके आधार पर भी आप जो है डिस्चार्ज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आप इंसॉल्वेंट का लगा दो, ठीक है। कोई अनऑथराइज्ड अल्टरेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो वो भी जो है आपको क्या बोलते हैं, अपना डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रीजन हो सकता है। अगला है आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है digital signature are considered to be an electronic form of handwritten signature. They are used to authenticate document and identify signatories and make contract binding, ठीक है। ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, आप लोगों को पता होगा, जो भी कंपनी में काम करते हैं ना उनका अपना अपना एक होता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, वो उनका वेरीफाइड रहता है, ठीक है। उनसे वही सिग्नेचर, मतलब जैसे मान के चलो कोई कंपनी है, उसने कोई कुरियर मतलब माल भेजा है, तो उसका डिजिटल सिग्नेचर रहता है, तो वो बिल पे छाप के जाता है, तो वो समझ जाता है कि हाँ, फिर वो वहाँ पे मिलाते हैं कि ये सिग्नेचर मेरा मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप अपने हैंड रिटन सिग्नेचर को या कुछ भी ऐसा जो आप बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, अब वो आइडेंटिफाई और ऑथेंटिसिटी रहता है उसमें, ठीक है, तो वो होता है डिजिटल सिग्नेचर। ए डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड used to verify the authenticity, integrity and non-repudiation of electronic document or message. The process of authentication involves first है key pair generation. Digital signature rely on a pair of keys, जैसे private key, public key, used by the sender to sign the document, private key में है, और दूसरा है public key used by the receiver to verify the signature, ठीक है। दूसरा है प्रोसेस में, इसमें साइनिंग प्रोसेस, the sender generates a digital signature by applying their private key to the document's hash value a fixed length out of the document. तीसरा है verification process. The receiver uses this sender's public key to verify the signature. If the signature matches the document's hash,
इट कन्फर्म्स ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ऑल अबाउट है। देखो डिजिटल सिग्नेचर जो है कब कब ऑथेंटिकेट होता है, इसके लिए भी है। जैसे जब आपका डिजिटल सिग्नेचर जो भी है वो यूनिक रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो जो डिजिटल सिग्नेचर है आपका वो डिक्टेटेबल होना चाहिए। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर जो है आपका वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका ऑथेंटिकेशन माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा, ठीक है, और वो वैलिड होना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये भी जो है डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। इसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है आपको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। देखो सेक्शन 25 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बोलता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट आपने बनाया है और आपने उसमें कंसिडरेशन नहीं दिया है तो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब कंसिडरेशन क्या होता है, तो मैंने बोला था कि कोई भी, जैसे मुझे ये पेन बेचना है, ठीक है, मैं पेन बेचूंगा तो सामने वाला, पहले मैं ऑफर दूंगा कि मुझे ये मेरा पेन बेचना है, ठीक है, मैंने ऑफर दिया या प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है, कि मुझे ये खरीदना है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब वो मेरे पेन खरीदने के बदले में वो मुझे कुछ देगा, कंसिडरेशन, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, फिर एग्रीमेंट बन जाएगा। तो यही है, कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई अमाउंट या प्राइस, ठीक है, जो आपको दिया जाता है किससे, अपोजिट पार्टी के द्वारा, ठीक है, तो वो होता है कंसिडरेशन। तो जब आपका एग्रीमेंट या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो वो वॉइड ही होगा ना, ठीक है। तो यही है, कुछ कंसिडरेशन के तौर पर दिया जाता है तब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है या वैलिड माना जाता है, ठीक है। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, कब कब कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वैलिड होगा, ठीक है। तो ये है इसका दिया हुआ एक्सेप्शन के रूल में, ये देखो नीचे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई अगर नेचुरल लव और अफेक्शन में देता है तो ये जो है आपका ये कंसिडरेशन वाला रूल वो नहीं लगेगा। जैसे मान के चलो इसमें दिया हुआ एक बाप ने अपने बेटे को कोई प्रॉपर्टी दे दिया, राइट, तो वो जरूरी थोड़ी है कि बेटा भी उसको कुछ दे, नहीं देगा, बेटा कुछ कंसिडरेशन के तौर पे नहीं देगा तो भी चलेगा, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा लॉफुल, ठीक है। तो ये है। इसके बाद दूसरा कंसिडरेशन, दूसरा एक्सेप्शन है इसमें, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, ठीक है, अगर इसमें भी कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है तो भी ये वैलिड माना जाएगा। और तीसरा एक्सेप्शन है प्रॉमिस टू पे ए टाइम बार्ड डेब्ट, ठीक है, तो इसमें भी जो है अगर ये नहीं दिया जाता है कंसिडरेशन तो वैलिड माना जाएगा। इसके बाद गिफ्ट में भी है कि गिफ्ट में भी अगर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है तो भी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है विच आर द जनरल इश्यूज इन्वॉल्व विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलेबोरेट विद एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो इसका है आपका, देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट का ड्राफ्ट मान के चलो, वो होता है जिसमें एक पार्टी जो है अपने मर्जी के हिसाब से जो भी उसको लगेगा वो टर्म और कंडीशन उसमें लिख के बना देता है, ठीक है। इसके बारे में सामने वाला जो पार्टी है उसको पूरा मालूम नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो होता है वो बोला जाता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, जैसे मान के चलो इसमें बताया हुआ है ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्री ड्राफ्टेड एग्रीमेंट prepared by one party where the terms and conditions are non negotiable for the other party, दूसरे पार्टी को निगोशिएट नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है। These contract are commonly used in insurance, employment and service agreement। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कॉमनली इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। While convenient, they often raise legal and ethical concern
ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ बार्गेनिंग पावर बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, अब कोई एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी रूल कंडीशन टर्म्स कंडीशंस बनाएगा, दूसरे पार्टी को पता नहीं रहेगा तो इम्बैलेंस होगा ना। ठीक है, तो इसमें इशू तो अराइज होगा ही होगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दोनों पार्टी मिल के बनाता है, दोनों पार्टी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग देती है, उसमें दोनों पार्टी अपने अपने टर्म कंडीशन लगाते हैं, राइट। अब कोई एक पार्टी अपने तरफ से बना लेगा और दूसरे को बोलेगा कि तू भी ये मान के चल, तो कैसे चलेगा, इम्बैलेंस तो होगा ही। तो यही इसमें बता रहा है। तो इसमें कुछ इशू भी अराइज हो सकते हैं, ये अगर इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो इशू होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला होता है लैक ऑफ निगोशिएशन। होगा ही ना भाई, दोनों पार्टी जब आपस में मिल के बैठ के करेगा ही नहीं तो निगोशिएशन की कमी तो हो ही जाएगी। ठीक है, दूसरा है, इसमें केस लॉ भी बताया हुआ है, अच्छा है। इसमें एग्जाम्पल दिया है लैक ऑफ निगोशिएशन का कि व्हेन सब्सक्राइबिंग टू अ मोबाइल नेटवर्क द कस्टमर मस्ट एग्री टू द प्रोवाइडर्स टर्म्स विदाउट निगोशिएशन। जब आप कोई सिम लेते हो, ठीक है, तो आपको सामने वाले कंपनी अपने टर्म्स कंडीशन नहीं बताते हैं। ठीक है, आपको मतलब पहले से नहीं बताता है और वो आपको मानने ही होते हैं कि भाई ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये लैक ऑफ निगोशिएशन का जो है इसमें आ जाता है इशू। दूसरा बताया है अनफेयर टर्म्स। अनफेयर ही है ना, दोनों पार्टी को मिल के करना चाहिए, तो आप एक ही पार्टी पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर ले रहे हो, तो ये अनफेयर ही होगा। इसके बाद है लैक ऑफ अवेयरनेस, जरूर होगा, दोनों पार्टी जब बैठेगा ही नहीं साथ में तो अवेयरनेस की कमी तो होगी ही। ठीक है, इसके बाद है अधेशन कॉन्ट्रैक्ट। These contract create an imbalance as the weaker party is enforced to accept terms without any alternative। अब कोई गरीब पार्टी है, ठीक है, किसी बड़े पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, टर्म कंडीशन डाल दिए। जैसे लोन के मामले में पकड़ लो ना, इंश्योरेंस या लोन का जब करते हैं हम लोग कि आप मरोगे तो ये सब मिलेगा, राइट। और उसमें जो टर्म्स होते हैं, कंडीशन होता है, किसका होता है, कंपनी का होता है, सामने वाले का कुछ भी नहीं चलता वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का बातचीत हो, दोनों समझ के ले तब तो बनेगा ना बात। तो यही है। तो इसमें क्या होता है, गरीब आदमी जो है पिस जाता है, बड़े आदमी के जो भी टर्म्स कंडीशन रहते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाधित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है इनइक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर। इसके बाद है लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके बाद है पब्लिक पॉलिसी का कंसर्न। ये सब जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसमें कुछ अप्रोचेस टू एड्रेस इशू। ये जो ऊपर के जो इश्यूज हैं उसको मतलब एड्रेस करने के लिए कुछ अप्रोच जो है बनाए गए हैं, फॉलो किए जाते हैं। पहला है जुडिशियल स्क्रूटनी, दूसरा है लेजिस्लेशन और तीसरा है गुड फेथ एंड फेयर डीलिंग। ठीक है, तो ये सब जो है उसको उस इशू को डील करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है आपका व्हाट इज कंसिडरेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी बता दिया था कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कंसिडरेशन इज एब्सेंट। ठीक है, इनएडेक्वेट एंड पार्टली अनलॉफुल। ये पूछ रहा है सबसे पहला सवाल कि कंसिडरेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, it refers to something of value that is given, promised or performed by one party in exchange for a promise or performance by the another party। ठीक है, तो वो होता है कंसिडरेशन। इसके बाद बोल रहा है इफेक्ट क्या होगा किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहला है अगर एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन है तो ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली वॉइड। ठीक है, एज कंसिडरेशन इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एब्सेंस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा अनएडेक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। अनएडेक्वेट कंसिडरेशन डज नॉट इनवैलिडेट अ कॉन्ट्रैक्ट provided the consideration is lawful
and the parties have entered into the contract voluntarily, ठीक है। अनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो भी चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि दोनों पार्टी जो है वॉलंटरीली इंटर करना चाहिए, किसी कोअर्सन या थ्रेट के कारण ना, फ्री कंसेंट से जाना चाहिए, सीधी बात, ठीक है। इसके बाद तीसरा है पार्टली अनलॉफुल कंसिडरेशन। अगर पार्टली अनलॉफुल कंसिडरेशन रहेगा तब क्या होगा, तो इफ एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो पार्टली भी रहेगा अगर कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल तो भी वॉइड होगा, फुल्ली भी रहेगा या एब्सेंट भी रहेगा कंसिडरेशन तो भी वॉइड होगा, ठीक है। और अनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो उसमें जो है वैलिड माना जाएगा, लेकिन दोनों पार्टी जो है फ्री कंसेंट के साथ आना चाहिए और उसका जो पर्पज होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, इसमें लीगल इम्प्लीकेशन भी पूछ रहा है कि लीगल मतलब कानूनी इसमें दुविधाएं क्या है। तो सबसे पहला है इन्फोर्सिएबिलिटी का, कॉन्ट्रैक्ट लैकिंग वैलिड कंसिडरेशन आर अनइन्फोर्सिएबल, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन नहीं है या लैकिंग वैलिड कंसिडरेशन है तो वो अनइन्फोर्सिएबल हो जाता है, ठीक है। दूसरा है वॉलंटरीली एग्रीमेंट, पार्टीज मस्ट वॉलंटरी एग्री टू द टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, एनी साइन ऑफ कोअर्जन और फ्रॉड कैन रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ठीक है। अगर कंसिडरेशन में किसी भी तरीके का जो है कोअर्सन है या फ्रॉड का साइन आया है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सेवरेबिलिटी, कोर्ट में समटाइम सेवर अनलॉफुल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्स द लॉफुल पार्ट इफ द लेटर आर इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। सेवरेबिलिटी का भी डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया जा सकता है। मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 90% जो है लॉफुल जो है पर्पस था, ठीक है, लॉफुली उसमें सारा काम हुआ, 10% जो था वो अनलॉफुल था, तो कोर्ट वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही इनवैलिड नहीं करेगा, कोर्ट जो है सेवरेबिलिटी का सिद्धांत अपनाएगा और वो जो 10% अनलॉफुल पार्ट था उसको हटा के बाकी 90% को क्या करेगा, वैलिड मान देगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ ए स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन, ठीक है। कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया, ये एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जुआ टाइप का है यार, मतलब क्या बेटिंग टाइप का, ठीक है, कि भाई कोई ऐसा मतलब फ्यूचर इवेंट में कुछ ऐसा होगा, सर्टेन और अनसर्टेन थिंग्स, ठीक है, अगर हुआ तो ये होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। जैसे मान के चलो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि भाई कल अगर बारिश होगा तो मैं तुमको 50,000 दूंगा, अगर नहीं होगा तो तुम मुझे 50,000 देना, ठीक है। अब देखो, अब कल बारिश होगा तब उसको 50,000 नहीं मिलेगा, अगर कल बारिश नहीं होगा तो उसको 50,000 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कि फ्यूचर में कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, उस केस में जो है आप जीतोगे या नहीं जीतोगे ये डिसाइड होगा, तो इसको बोला जाता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या इसके अंदर जो है इन्फोर्समेंट के लिए क्या क्या प्रोविज़न है। तो सेक्शन 32 है इसमें, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट बताया इसमें, ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इफ द इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स हैपन और इज परफॉर्म्ड, ठीक है। मान के चलो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मान के चलो मैंने बोला कि
कल बारिश होगा तो तुम मुझे इतना देना, नहीं होगा तो मत देना। अगर बारिश होगा तो मुझे पैसा मिलेगा, वो फिर जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स हो जाएगा। अगर बारिश नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि बारिश नहीं होने पे कुछ था ही नहीं, बारिश होगा तो मुझे मिलेगा, ऐसा। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है कैन बी इन्फोर्स इफ द इवेंट, ठीक है, ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हैपेंड और इज परफॉर्म्ड, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा है इफ द इवेंट डज नॉट हैपन और इज नॉट परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि बारिश होगा तो मैं तुमको पैसा दूंगा और नहीं होगा तो नहीं दूंगा, तो अगर बारिश नहीं हुआ है तो नहीं दूंगा, ठीक है, फिर वो इन्फोर्सिएबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था होगा तब दूंगा, तो हुआ ही नहीं तो कैसे दूंगा, तो नहीं होगा तो फिर वो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 33 में बताया हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट। इफ द फ्यूचर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ठीक है। कोई कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने किया फ्यूचर में कि ऐसा होगा तब दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा आपने इवेंट किया है कि वो इम्पॉसिबल है होना, ठीक है, तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ए एग्रीज टू सेल लैंड टू बी contingent upon the approval of a government scheme and the scheme is cancelled, the contract will be void, ठीक है। ए ने एग्री किया कि मैं, यदि ए जो है बी को जमीन बेचेगा, ठीक है, इसमें कॉन्टिजेंट क्या था कि भाई गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा उसे उसका तब, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो स्कीम था वो कैंसिल हो गया, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बता रहा है इसमें। इसके बाद कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। पहला है कंडीशन प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है कंडीशन सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें है कंडीशन प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन एन इवेंट दैट मस्ट हैपन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल, ठीक है, मतलब इसमें होना ही चाहिए, जिस बात के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो होगा ही होगा, ठीक है, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद दूसरा है कंडीशन सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, दीज कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन एन इवेंट दैट विल डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है इसमें, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट वेयर द एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज until the employee is convicted of a crime. If the employee is convicted, contract ends. इजी एग्जाम्पल है। तीसरा है वेजरिंग एक कॉन्ट्रैक्ट, तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयर द आउटकम ऑफ द इवेंट इज अनसर्टेन एंड इज टाइपिकली रिलेटेड टू अ बेट और गैम्बल, ठीक है, तो वो हो जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। इसके बाद अगला है डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस, ठीक है। ये बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बताइए, ठीक है, और एक केस लॉ के माध्यम से आप बताइए, ऐसा, ठीक है। तो देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो ये पढ़ देता हूँ मैं क्या बोल रहा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एन अनफोर्सीन इवेंट दैट रेंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, इलीगल और रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टीज ओरिजिनली इंटेंडेड। Frustration of contract occurs when the foundation of the contract is destroyed by an external event, making the contract impossible or radically different to perform. In such cases, the contract is automatically discharged
एंड द पार्टीज आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये एक केस है टेलर वर्सेस काल्डवेल का, 1863 का केस है। ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के लिए एक लैंडमार्क केस है जिसका नाम है टेलर वर्सेस काल्डवेल, 1863 का केस है। ठीक है, इसी में लिखा भी हुआ है, देखो नीचे, मैंने ये नहीं देखा था वैसे। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ था। द डिफेंडेंट लीज्ड अ म्यूजिक हॉल टू द प्लेंटिफ फॉर अ सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट। ठीक है, जो इसमें टेलर है ना वो प्लेंटिफ है। ठीक है, उसने लिया था काल्डवेल से उसका हॉल। ठीक है, कि भाई मुझे म्यूजिक कंसर्ट करना है। बिफोर द कंसर्ट कुड टेक प्लेस द म्यूजिक हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, जो था टेलर, उसका जो हॉल था उसमें कंसर्ट होने से पहले ही आग लग गया और पूरा जो है हॉल डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनके जो कोर्ट थे उन्होंने क्या कहा, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इम्पॉसिबल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो कि हॉल था ना, सिनेमा हॉल, म्यूजिक हॉल जो था वो सब्जेक्ट मैटर था ना, उसी के ऊपर तो कॉन्सर्ट होना था और उसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना था, राइट। अब वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो अब होगा किधर। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वहीं से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और दोनों पार्टी जो है अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है केस, इस केस का ये था। इसमें बहुत सारा केस दिया है, आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक केस कर लेना टेलर वर्सेस काल्डवेल का। ठीक है, और मैंने स्टोरी तो बता ही दिया अभी, वैसे आप लोग पढ़ भी लोगे तो समझ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं इस डॉक्ट्रिन के। ठीक है, इसमें सबसे पहला है सेल्फ इम्पोज्ड रिस्क। आप जानबूझ के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान के चलो मुझे कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है, जानबूझ के आप हॉल को लगा दिया आग, तो आप ये जानबूझ के अगर ऐसा कुछ करते हो तो फिर वो एक्सेप्शन में आएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, दूसरा है टेम्पररी इम्पॉसिबल, मतलब मान के चलो उस हॉल में, जो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, उस हॉल में अचानक पानी भर गया। ठीक है, तो टेम्पररी इम्पॉसिबल है ना, पानी निकाल दो, जिस दिन पानी खाली होगा उस दिन करेंगे इवेंट। ठीक है, लेकिन इवेंट तो करेंगे उधर। ठीक है, तो टेम्पररी अगर इम्पॉसिबिलिटी है तो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है अगला वारंटी एंड कंडीशन। ए कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड प्रोविजन दैट एड्रेस द रिस्क ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इन्वोक द डॉक्ट्रिन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, ऐसा। इसके बाद कंक्लूजन है, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद है व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच द कोर्ट अवार्ड डैमेजेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, आपकी जो लीगल ड्यूटी थी, जो आपकी ऑब्लिगेशन थे, आपने उसको फुलफिल नहीं किया, आपने अपने ड्यूटी को ब्रीच किया, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होता है, जब कोई पार्टी अपने जो टर्म और कंडीशन, जिस टर्म और कंडीशन के लिए एंटर करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, आप उसी को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो फिर वो कैसे चलेगा, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उस केस में वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो क्या होता है ये देखो, ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स व्हेन वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। मैंने अभी बोला कि कोई भी पार्टी जब अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता, अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एज सेट आउट इन द एग्रीमेंट, जैसा कि आपने एग्रीमेंट में बोला था, either बाय नॉट फुलफिलिंग द टर्म, या तो वो टर्म को फुलफिल नहीं कर रहा है, नॉट फुलफिलिंग देम ऑन टाइम, या वो टाइम के हिसाब से फुलफिल नहीं कर रहा है, और परफॉर्मिंग देम इम्प्रॉपरली, या जो कर रहा है वो प्रॉपर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस सारे कंडीशन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। अगला है इट कैन हैपन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, अगर वो नहीं कर रहा है तो भी डिले इन परफॉर्मेंस,
उसको जो करना चाहिए था वो बहुत देर से कर रहा है, और डिटेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स एग्रीड अपॉन। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, द इंजर्ड पार्टी हैज द राइट टू सीक लीगल रेमेडीज सच एज क्लेमिंग डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड रेसिशंस ऑन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पार्टी जो है डैमेज कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कर सकता है। अभी ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में। सबसे पहला होता है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, और तीसरा होता है इम्प्लाइड ब्रीच। ठीक है, तो ब्रीच जो है, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? Actual breach occurs when a party failed to perform their duty at the time specified in the contract or refuses to perform altogether। तो एक्चुअल ब्रीच का मतलब है कि जो भी पार्टी है उनकी, उसके अंदर वो पार्टी जो है अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उसके अंदर अगर वो फेल हो जाता है या अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देता है तो उसको बोला जाता है एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एंटीसिपेटरी रेप्यूटेशन भी बोलते हैं उसको। ये कब होता है? तो इट अकर्स व्हेन वन पार्टी इंडिकेट्स बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस अराइव्स दैट दे विल नॉट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि जो भी पार्टी है उसमें जो बंदा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता वो पहले ही बता देता है सामने वाले पार्टी को कि भाई ये जो ड्यूटी मुझे मिला था वो मैं किसी रीजन से नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहले से ही एंटीसिपेट कर देता है सामने वाले को। ठीक है, बाद में वो ना बोले कि तुमने मुझे भी नहीं बताया वरना मैं कर लेता, तुम नहीं किए नुकसान हो गया। तो वो पहले बता के रखता है कि भाई ये जो ड्यूटी था मेरा वो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। तीसरा है इम्प्लाइड ब्रीच। इम्प्लाइड ब्रीच ऑकर्स व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स बट देयर इज नो एक्सप्रेस रिफ्यूजल टू परफॉर्म। तो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अगर इम्पॉसिबल हो गया है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, कौन सा था इधर अपना ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाला, जो आग लग गया था ना थिएटर में, जो गा नहीं पाया था, तो वो क्या था? एक्सटर्नल फैक्टर ही था ना, वो इम्पॉसिबल हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, तो वो होता है इम्प्लाइड ब्रीच। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें कुछ नहीं है, ये कोर्ट के लिए दिया है कि डैमेजेस कब कब कैसे कैसे दिया जाता है। इतना डीप में नहीं पढ़ना है आपको, अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं सीधा टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ठीक है, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसमें जो डैमेजेस या कंपनसेशन जो मिलता है वो कितने आधार पर मिलता है। तो सबसे पहला है एक्चुअल डैमेज, दूसरा है नॉमिनल डैमेज, तीसरा है लिक्विडेटेड डैमेजेस, चौथा है कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस जिसको स्पेशल डैमेज भी बोला जाता है, पांचवा है प्यूनिटिव डैमेजेस, और छठा नहीं है, पांचवा ही है। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्चुअल डैमेज, मतलब जिसको कॉम्पनसेटरी डैमेज कहा जाता है। दीज आर अवॉर्डेड टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय द इंजर्ड पार्टी ड्यू टू द ब्रीच। ठीक है, ये जो एक्चुअल डैमेज है, एक्चुअल डैमेज का मतलब ये है ना, एक्चुअल जो भी रियल होगा वही मिलेगा उसको। तो ये बोलता है इंजर्ड पार्टी को जो भी नुकसान सहा है, जो एक्चुअल नुकसान उसको हुआ है उसी की भरपाई उसको दी जाएगी, उसको उसी के लिए कंपनसेट किया जाएगा, तो उसको बोला जाता है एक्चुअल डैमेज। दूसरा है नॉमिनल डैमेजेस। दीज आर अवॉर्डेड व्हेन द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट सफर्ड एनी एक्चुअल लॉस बट द ब्रीच स्टिल अकर्ड। The amount is usually small, symbolizing that a breach of contract has occurred। ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है किसी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है लेकिन उस ब्रीच से सामने वाले को कोई नुकसान हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन
ब्रीच तो हुआ है, फिर भी तो ब्रीच हुआ है तो इसके लिए एक छोटा सा पेनल्टी उसके ऊपर लगाया जाता है, ताकि उसको ये याद रहे कि उसने वो गलती करी थी, उसने अपने ड्यूटी को ब्रीच किया था, तो उसको बोला जाता है नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है। तीसरा है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है दीज आर डैमेजेस दैट आर प्री एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। The amount of liquidated damage is specified in the contract and is enforceable if contract is breached। ठीक है। liquidated damages तब मिलता है जब कोई बंदा अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिख देता है कि कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी अगर अपने ड्यूटी को, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है और किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके ऊपर इतने का पेनल्टी लगेगा। तो अगर आपने पहले से ही पेनल्टी का पूरा डिटेल डाल दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और वो इन्फोर्सिएबल हो जाता है कोर्ट के तरफ से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से है, तो वो हो जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगला है आपका स्पेशल डैमेजेस, जिसको कॉन्सिक्वेंटियल डैमेजेस कहा जाता है। दीज डैमेजेस compensate for indirect losses that occurs as a result of breach. They go beyond the immediate losses and cover losses that arise as a natural consequences of the breach। ठीक है। ये जो कंपनसेशन होता है, ये जो स्पेशल डैमेजेस होता है, वो इनडायरेक्ट लॉसेस हैं। ठीक है, जो ब्रीच होने के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली लॉस तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये लॉस होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कंपनसेशन दिया जाता है उसको बोला जाता है स्पेशल डैमेजेस। लास्टली है नॉमिनल, ये प्यूनिटिव डैमेजेस। प्यूनिटिव डैमेजेस का मतलब होता है दीज आर अवार्ड टू पनिश द ब्रीचिंग पार्टी फॉर पर्टिकुलरली मैलिशियस एंड egregious behavior and are not typically awarded in breach of contract cases. However, they can be awarded in case of fraudulent or willful misconduct। ठीक है, जो भी ब्रीचिंग पार्टी होता है उसको पनिश किया जाता है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, उसके मैलिशियस, उसके फ्रॉड्यूलेंट, उसके मिसकंडक्ट के कारण, तो उसको जो है प्यूनिटिव डैमेजेस बोला जाता है। उसमें पनिशमेंट मिलता है, उसको जेल बेल भेज दिया जाता होगा, यही होता होगा उसमें, और क्या। ठीक है, तो ये होता है प्यूनिटिव डैमेजेस। इसके बाद अगला दिया हुआ है आपका डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। Cancellation of instrument under specific relief act. The Specific Relief Act 1963 provides a legal framework for the enforcement of a specific contract and remedies related to the breach of contract. Among the remedies provided, the cancellation of instrument is a significant one। ठीक है, Section 31 of SRA deals with the cancellation of instrument and it provides a legal recourse for parties who seek to have certain document, agreement or instrument annulled, typically due to the some form of defect or issue with their execution। ठीक है, तो सेक्शन 31 में जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बताया गया है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये बताया गया है कि हाँ, ये जो है सेक्शन 31 में ही उसको लीगल रिकोर्स भी प्रोवाइड किया गया है। जो भी बंदा जिसने भी ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा उसके लिए। ठीक है, इसमें क्या बताया है देखो,
Section 31 of a Specific Relief Act provides that a person may seek the cancellation of an instrument if they can prove that the instrument was executed due to fraud or mistake or other wrongful reason. ठीक है, किसी ने किसी के साथ मिलके कोई इंस्ट्रूमेंट साइन किया, ठीक है, अब उस इंस्ट्रूमेंट को अगर कैंसिल कराना है किसी पार्टी को, ठीक है, तो उसको ये बताना पड़ेगा या ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है दूसरे पार्टी के द्वारा ये बाय फ्रॉड, बाय मिस्टेक या किसी रॉन्गफुल रीजन के साथ बनाया गया था, तो वो फिर कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है. ए पार्टी कैन फाइल अ सूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इफ दे बिलीव द डॉक्यूमेंट इज क्वेश्चनड, इज वॉइड और वॉइडेबल. ठीक है, तो बाय फ्रॉड या बाय मिस्टेक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है तो वो वैसे भी वॉइड हो जाएगा, राइट. तो वॉइड होगा तो उसको कैंसिल कराना पड़ेगा ना, तो कैंसिलेशन के लिए आप जो है सूट फाइल कर सकते हो एसआरए के अंदर कोर्ट में. ठीक है, अब ये जो सेक्शन 31 है उसमें और क्या क्या बातें बताई गई है उसके बारे में दिया हुआ है. तो सबसे पहला है सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ए पर्सन मे फाइल अ सूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल एंड दे हैव अ वैलिड रीजन फॉर सीकिंग द कैंसिलेशन. इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराने के लिए आपके पास अगर कोई वैलिड रीजन भी है तो आप उसको वैलिड कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकते हो. ठीक है, द पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन मस्ट बी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो बंदा एप्लीकेशन करेगा कैंसिलेशन का वो बंदा उस इंस्ट्रूमेंट में पार्टी होना चाहिए. पार्टी होगा तभी तो उसको बेनिफिट मिलेगा ना उस इंस्ट्रूमेंट से, राइट. तो जिसको बेनिफिट मिलेगा उस इंस्ट्रूमेंट से वही एंटाइटल है कैंसिलेशन का सूट फाइल करने के लिए. ठीक है, और उसको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रॉडुलेंट बनाया गया है या रॉन्गली एग्जीक्यूटेड किया गया था, ठीक है, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट पाया गया है. तो ये भी आपके पास एक रीजन होता है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा लो. ठीक है, दूसरा है कंडीशन फॉर सीकिंग कैंसिलेशन. द इंस्ट्रूमेंट मस्ट आइदर बी वॉइड, ठीक है, और voidable, that is contract made by mistake, misrepresentation, undue influence. ठीक है, तो अगर void है, void के अंदर क्या आता है, या तो fraud से किया गया होगा या coercion से या threat से, राइट. तो इस तरीके से होता है. तो जो आपका ये है क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट वो कैंसिल कराने के लिए वैलिड रीजन होता है, या अगर किसी तरीके से voidable है, voidable का मतलब बाय मिस्टेक हुआ है तो मिस्टेक सुधार लो तो फिर क्लियर हो जाएगा. तो बाय मिस्टेक भी हुआ है तो आप जो है उसको कैंसिल कराने के लिए जा सकते हो. तो ये सब कंडीशन दिया गया है कि कब कब आप जो है किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा सकते हो. अब कोर्ट का पावर बता रहा है, कोर्ट का पावर क्या है कैंसिल करते समय. द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशनरी टू ऑर्डर द कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट and may also order the defendant to deliver the document to the court for cancellation. ठीक है, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बाय फ्रॉड या बाय मिस्टेक या वॉइड है तो उसको जो है कैंसिल करें और सामने वाले पार्टी को बोले कि भाई वो डॉक्यूमेंट लेके आ, मैं कोर्ट में उसको कैंसिल करूंगा. ठीक है, ऐसा. इसके बाद कैंसिलेशन का इफेक्ट क्या होता है. कैंसिलेशन का इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, राइट. The cancellation of instrument annuls the document and the right granted under the document seized. ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी को राइट मिला होगा वो सीज हो जाएगा. ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट अपने आप में अनल हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद है द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में शाउट ऑन सेवरल ग्राउंड. कब कब आप इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराने के लिए जा सकते हो, कौन कौन से ग्राउंड पे. तो मैंने ऊपर कितने बार डिस्कस किया. बाय फ्रॉड होगा आप जा सकते हो, बाय मिस्टेक होगा आप जा सकते हो, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा आप जा सकते हो, बाय कोअर्जन होगा आप जा सकते हो, बाय इलीगैलिटी होगा जा सकते हो, बाय फॉर्जरी होगा आप जा सकते हो, बाय नॉन परफॉर्मेंस होगा या फेलियर ऑफ कंडीशन होगा तो आप जा सकते हो. तो ये सब जो है रीज़न होता है कि आप जो है कैंसिलेशन के लिए जा सकते हो. ठीक है,
इसके बाद अगला है प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले आपको सूट फाइल करना है, सबसे पहला। दूसरा है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, आपको फाइल करने देंगे या आपके रीजन सफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा, कोर्ट जो है कैंसिलेशन का ऑर्डर देगा, ठीक है। और चौथा होता है रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। इसके बाद है लिमिटेशन ऑन कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने के भी कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, ठीक है। पहला है टाइम लिमिट। द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। कभी भी मुंह उठा के जाओगे कैंसिल कराने तो नहीं होगा, ठीक है। रीजनेबल टाइम फ्रेम दिया गया है, आपको उसके अंदर ही उसको जो है कैंसिल कराना चाहिए। दूसरा है स्टॉपल। इफ अ पार्टी हैज एक्सेप्टेड द इंस्ट्रूमेंट टर्म और हैज एक्टेड इन अ वे दैट सजेस्ट दे हैव रेटिफाइड द इंस्ट्रूमेंट, दे मे बी स्टॉप्ड फ्रॉम सीकिंग कैंसिलेशन। स्टॉपल का मतलब है कि आपने जब इंस्ट्रूमेंट बनाया था तो आपने उसमें ये टर्म डाला था कि हमसे कोई गलती हुई तो हम रेटिफाई कर ले, ठीक है। जो भी हमसे गलती होगा हम उसको बाद में सुधार कर लेंगे। तो अगर ऐसा कोई क्लॉज आपने डाला है तो फिर आप कैंसिल में नहीं जा सकते, आप फिर जाओ रेटिफाई करो उसको, जो गलती हुआ है उसको सुधार करो, तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद है अनजस्ट एनरिचमेंट। तो ये जो है पूरा आपका कैंसिलेशन के बारे में था। अगला सवाल है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजंक्शन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, व्हेन कैन परपेचुअल इंजंक्शन बी ग्रांटेड। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था। इंजंक्शन जो होता है कोर्ट का ऑर्डर होता है, वो किसी पार्टी को डायरेक्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसा करो या ना करो का जो है ऑर्डर पास होता है कोर्ट के द्वारा। तो उसको या किसी काम को, किसी एक्ट को, किसी मतलब पर्टिकुलर वर्क को रोकने के लिए, रिफ्रेन करने के लिए जो है कोर्ट पास करती है, उसको बोला जाता है इंजंक्शन, ठीक है। तो इंजंक्शन जो है कोई भी हार्म होने वाला हो किसी पार्टी को, या किसी कोई ऐसा वस्तु है, किसी कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको प्रिजर्व करना चाहिए, तो इस सब के लिए जो है इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब कितने टाइप के इंजंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला होता है टेम्पररी इंजंक्शन, दूसरा होता है परपेचुअल इंजंक्शन, तीसरा होता है इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन, चौथा होता है मैंडेटरी इंजंक्शन, पांचवा होता है नहीं, पांचवा नहीं सॉरी, ठीक है। तो ये वैसे होता है 5 तरीके का भी, इसमें ये नहीं दिया ना आपका, कौन सा प्रिलिमिनरी नहीं दे दिया है, 4, ठीक है, ठीक है, मेजर 4 ही होता है। तो टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में सेक्शन 37 में दिया हुआ है। टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? ए टेम्पररी इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ग्रांटेड बाय द कोर्ट टू प्रिजर्व द स्टेटस को अंटिल द केस इज हर्ड और डिसाइडेड, ठीक है। ये जो टेम्पररी इंजंक्शन होता है वो कोर्ट का जो है एक ऑर्डर होता है, जो किसी पार्टी के किसी डिस्प्यूट में जो है ग्रांट किया जाता है, और जिस भी मतलब किसी प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट है तो उसमें स्टेटस को, मतलब आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रहने दो जब तक पूरा मैटर डिसाइड नहीं हो जाता। तो ऐसे ऑर्डर को क्या कहा जाता है? टेम्पररी इंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। इट इज ग्रांटेड व्हेन देयर इज एन इमीडिएट नीड टू प्रिवेंट इंजरी और हार्म टू पार्टी सीकिंग द इंजंक्शन, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कोई डिस्प्यूट शुरू हुआ है, अगर कोर्ट जब ऑर्डर, आपको पता है कि कोर्ट जब डिसीजन देता है तो वो लास्ट में देता है, ठीक है। तो लास्ट में देगा, तब तक क्या पता सामने वाला अपना प्रॉपर्टी बेच के निकल जाए, कहाँ से लाओगे आप फिर? इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो मेरा घर है, मैंने भाड़े पे दिया था, अब सामने वाला घर खाली नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं कोर्ट में गया, तो बोला ना ये मेरा भाड़ा दे रहा है ना मेरा घर खाली कर रहा है, ठीक है। अब वो दोनों पार्टी का सुनेगा ना कोर्ट। मैंने अपना एविडेंस फाइल किया, उसने भी अपना एविडेंस फाइल किया। अब कोर्ट में क्या होता है, सब प्रोसीजरल चलता है, एविडेंस फाइल होगा, विटनेस की गवाही होगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, तो 2-3 महीना जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि जब तक ये मैटर चलेगा वो मेरा प्रॉपर्टी बेच के भाग न जाए,
ठीक है। तो ये डर मुझे खाया जा रहा है, अगर वो भाग जाएगा तो मेरा घर भी जाएगा, मेरा पैसा भी चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, राइट। तो ऐसे में मैं कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास करने बोलूँगा कि सर वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलो फिलहाल खाली कर दे, जब ये मैटर खत्म होगा तब अगर जो जीतेगा उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अगर वो उसमें रहेगा और रातों रात बेच के चला जाएगा तो क्या करेंगे हम? मेरा तो डूब जाएगा ना, मेरा घर है वो, ठीक है। तो ऐसे में कोर्ट टेम्पररी जो इंजरी होने वाला होता है, जो इमीडिएट जिसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, तो कोर्ट ऐसे में टेम्पररी इंजंक्शन पास कर देता है, ठीक है। तो कोर्ट इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन पास करेगा, उसको बोलेगा आप वो घर खाली कर दो, और वो जो है कोर्ट रिसीवर को दे दिया जाएगा। जब आप सीपीसी पढ़ोगे तो उसमें कोर्ट रिसीवर का भी कॉन्सेप्ट है। कोर्ट रिसीवर वो बंदा होता है जब कोर्ट किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेता है ताकि वो उस प्रॉपर्टी को सामने वाला बेच बाच के भाग न जाए, तो उसके देखरेख के लिए कोर्ट अपना एक बंदा नियुक्त करता है, ठीक है। उस बंदे को बोला जाता है कोर्ट रिसीवर। अब वो कोर्ट रिसीवर का ड्यूटी है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसमें बेल बकरी है या कोई जानवर है या घर में कोई जंगल वंगल में घर है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट रिसीवर रखता है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्पररी इंजंक्शन। दूसरा है परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन को 38 में डिफाइन किया गया है। परपेचुअल इंजंक्शन को परमानेंट इंजंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। ए परपेचुअल इंजंक्शन इज एन इंजंक्शन दैट इज ग्रांटेड आफ्टर अ ट्रायल। टेम्पररी जो था ना अपना, क्या था टेम्पररी इंजंक्शन, वो आफ्टर ट्रायल नहीं था, बिफोर ट्रायल था, ठीक है। तो बिफोर ट्रायल जब इंजंक्शन पास होता है तो उसको बोला जाता है टेम्पररी, और आफ्टर ट्रायल जब इंजंक्शन पास होता है तो उसको बोला जाता है परमानेंट इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन, ठीक है। अब इसमें आगे है, इट इज अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ हैज एस्टैब्लिश्ड देयर राइट एंड एंटाइटल्ड टू रिलीफ, ठीक है। जब केस चला पूरा फाइनल हो गया तो अब कोर्ट फाइनल समझ जाएगा ना कि अब ये प्रॉपर्टी रियल में किसको जाता है, तो जो उस पर कब्जा करके रखा होगा उसको परमानेंटली रोक देगा ना कि अब आप उस पर नहीं जाओगे, अब ये हक इस पे जाने का सुजीत का है सपोज, तो वो कोर्ट जो है उसको परमानेंट के लिए रिफ्रेन कर देता है, ठीक है, रिफ्रेन करता है कि अब आप नहीं जा सकते उधर, तो इसको बोला जाता है परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन। तीसरा है इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन। इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन जो होता है ये टेम्पररी इंजंक्शन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कम समय के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है कि भाई आपको ये 4 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, 10 दिन में करना है। तो अगर टाइम ड्यूरेशन जो है फिक्स कर दिया गया हो तो उसको बोला जाता है इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन। अगला है आपका मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन, ए मैंडेटरी इंजंक्शन compels a party to perform a specific act or to undo a wrongful act that has already been done, unlike a prohibitory injunction which restrain a party from doing something. A mandatory injunction requires the party to take affirmative action, ठीक है। ये जो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है वो किसी पार्टी, वो जो पार्टी को जो है कंपेल करता है कि आपको ये एक्ट करना है, ये परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है मैंडेटरी इंजंक्शन। इसमें एग्जांपल है, इफ समवन हैज अनलॉफुल बिल्ट अ स्ट्रक्चर ऑन अनदर्स प्रॉपर्टी द कोर्ट में इशू अ मैंडेटरी इंजंक्शन टू रिमूव द स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरे जमीन पर किसी ने घर बना लिया, ठीक है, अब मैं कोर्ट में गया हूं तो कोर्ट उसके ऊपर मैंडेटरी इंजंक्शन लागू करेगा, सामने वाले को बोलेगा कि भाई वो प्रॉपर्टी किसी और का है, तू अपना जो घर है ना वो फटाफट वहां से हटा दे, ठीक है, क्योंकि वो अनलॉफुली बनाया है तुमने। तो वो परमानेंटली हटाने के लिए बोलता है, और ये मैंडेटरी है कि उसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका लैंड नहीं है ना, वो मेरा लैंड है, ऐसा। तो वो हो गया मैंडेटरी इंजंक्शन। तो कहाँ गया, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला सवाल है, व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम लोग अभी पढ़े ही, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये वापस से पूछ दिया गया इसमें। इसके बाद है
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऊपर बताया था, वही है, फिर से पूछ रहा है एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो आप लोग वापस से पढ़ लीजिएगा, मैं वापस से थोड़ी पढ़ूंगा इसको। इसके बाद है सर्टेन रिलेशन बिटवीन पार्टीज रिसेंबलिंग दोज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसा सवाल है भाई? certain relation between parties resembling those of a contract discussed in the light of देखो, the Indian Contract Act define and regulate contractual relation in India, ठीक है, while the act mainly deals with the contract formed through an agreement, it also recognizes certain relationship, ठीक है, that resemble those of contract but do not technically qualifies as contract. These relationships often arise out of a specific legal obligation, quasi contractual obligation situation where the law imposes certain duties between parties। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस, दूसरा है बेलमेंट एंड प्लीज, तीसरा है एजेंसी, ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही एक ही में लपेट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में है। अब नीचे कितना सवाल है देख लेता हूँ एक बार, तो फिर क्या है, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, हाँ, 5 6 7 6 सवाल है और, ठीक है, तो ये 6 सवाल अभी तो होगा भी नहीं 7 मिनट में, तो ये 6 सवाल कल मैं पहले इस 6 को डील करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है दूसरे पीडीएफ पर जो भी रहेगा टॉर्ट का या लीगल का जिसका भी करना होगा हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है, तो 11 बज गया, आज थोड़ा लेट भी लिया था लेक्चर, कल मैं जल्दी ले लूँगा, कल आप लोगों को पोल दे दूंगा और कल हमारा 2 घंटे का लेक्चर रहेगा। ठीक है, आधा घंटा तो पहले ये 6 सवाल डिस्कस करूंगा, इसके बाद जो भी आप लोग बोलेंगे वो कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सर, हाँ बोलिए ना।